हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, लेक्चर नंबर 1। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, ठीक है, कि फूड रिसोर्सेज क्या है। देयर आर वैरायटी ऑफ फूड रिसोर्सेज, राइट। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम जो कंजप्शन करते हैं फूड रिसोर्सेज में, वैरायटी ऑफ फूड रिसोर्सेज है, प्लांट फूड है, एनिमल फूड है, राइट। जो भी फूड होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें प्लांट से ही हम ऑब्टेन करते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में जो फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट पे, कि किस तरीके से हम अपने फूड रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। देखिए आज पूरा वर्ल्ड सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। खासकर इंडिया भी इंक्रीजिंग, इंडिया जो देखा जाए तो वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। जनसंख्या इस रेट से बढ़ रही है, राइट। जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। अगर पॉपुलेशन इसी तरीके से इंक्रीज होती रहेगी, राइट, और हमारे लिए सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है वो फूड रिसोर्सेज, तो उन सब चीज़ों के लिए हमारे पास जो है अवेलेबिलिटी नहीं होगी, राइट। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा डिजास्टर भी आ सकता है। तो यहाँ पे जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास जो लैंड है वो लिमिटेड है। पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज डे बाय डे, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लेकिन राइट हमारे पास जो लैंड है वो बहुत ही लिमिटेड है। अगर लैंड लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमारे पास ये सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन का इतने लिमिटेड लैंड में किस तरीके से हम उसका भरण पोषण कर सकें, यानी कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन की फूड डिमांड को कैसे फुलफिल किया जा सके। बिकॉज लैंड इज ऑलवेज सेम, लैंड इज ऑलवेज लिमिटेड। लिमिटेड लैंड पे हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए राइट फूड रिसोर्सेज डेवलप करने हैं, उनकी डिमांड को फुलफिल करना है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, और उस चैलेंज को ब्रेक करके हम किस तरीके से फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एनी हाउ हमें फूड रिसोर्सेज तो इम्प्रूव करने ही हैं, ठीक है। इतनी बड़ी आबादी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए फूड रिसोर्सेज तो चाहिए ही चाहिए। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें फूड रिसोर्सेज इम्प्रूव करने हैं, हमें फूड रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, राइट। और इन फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने के बाद, राइट, हम अपनी पॉपुलेशन का, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, कंट्री की पॉपुलेशन का की डिमांड जो है फुलफिल कर सकते हैं। और ये जितने भी फूड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जो है ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, ठीक है। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यानी कि ये एक कृषि प्रधान देश है माना जाता है, और इंडिया की लगभग 65% आबादी का हिस्सा, राइट, आज के टाइम में एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है। और वो जो है इम्प्रूव करता है फूड रिसोर्सेज को। अगर हम पिछले कुछ डिकेड्स पहले जाए, 1960 के डिकेड्स में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हमने अपनी पैदावार को बढ़ाया, फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमने इतना ज़्यादा फूड प्रोडक्शन इंक्रीज किया, इतना ज़्यादा फूड प्रोडक्शन बढ़ाया कि उससे हमने अपनी डिमांड को तो फुलफिल किया ही, इवन हमने फूड को दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी किया। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ 1960 के डिकेड में, ग्रीन रिवॉल्यूशन है। ऐसे ही एक अनदर कॉन्सेप्ट है वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा, मिल्क प्रोडक्शन का बढ़ना, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्कीम चलाई, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, जिससे की वजह से मिल्क रिवॉल्यूशन हुआ। क्वेरिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, राइट, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ऐसे ही एक है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन,
MS स्वामीनाथन, उन्होंने इंडिया में इम्प्रूव वैरायटीज ऑफ व्हीट ग्रेन्स को इंट्रोड्यूस किया, राइट, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा। उनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। तो हम जो है वी ऑलरेडी आर विटनेस फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन एंड वाइट रिवोल्यूशन। तो फूड प्रोडक्शन बढ़ाना एक बड़ा चैलेंज था, हमने फूड प्रोडक्शन बढ़ाया, लेकिन फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, राइट, हमने उनको एक्सप्लॉइट भी किया। फूड रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन भी ज़्यादा हुआ, जिससे कि नेचर का डिग्रेडेशन भी हुआ। ऐसे में नेचर को के डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि नेचर का डिग्रेडेशन बचाया जा सके, नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइटेशन को बचाया जा सके, तो हमें कुछ ऐसे मेथड्स समझने हैं, साइंटिफिक मेथड्स हमें कुछ ऐसे समझने, हमें कुछ ऐसे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी ना कर सके और हम अपनी जो फूड है, फूड डिमांड को बढ़ा सके, फूड इम्प्रूवमेंट कर सके, ठीक है, पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल किया जा सके। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टेक्निक्स, ये सारे मेथड्स आई विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो लिसन केयरफुली अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, कि हम इन फूड रिसोर्सेज का इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे इस चैप्टर में, ये मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो लिसन केयरफुली अबाउट दिस। तो देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, मेजर प्रॉब्लम जो कि पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दैट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन लीड्स टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड, जिसकी वजह से हमारी फूड डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। और ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड वी नीड टू इम्प्रूव फूड रिसोर्सेज, जिसकी वजह से हमें फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। चाहे आप एनिमल फूड कंज्यूम करते हो या प्लांट फूड कंज्यूम करते हो, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फूड प्रोडक्शन प्लांट ही करते हैं। प्लांट्स आर photosynthetic, they can synthesize their own food, right? फूड इम्प्रूवमेंट के हमारे जो कुछ डिकेड पहले एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है ट्रमेंडियस इंक्रीज ऑफ फूड, ट्रमेंडियस इंक्रीज ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स that fulfilled our demand, even we have exported, और हमने उसको एक्सपोर्ट भी किया, इसे आप ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन 1960 के डिकेड्स में कब हुआ? 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। और ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो क्रेडिट जाता है वो एक इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया से पहले मैक्सिको में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, राइट। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग। सबसे पहले जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज डेवलप्ड इन मैक्सिको। फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन की मैं बात करूं तो इट वाज डेवलप्ड इन मैक्सिको। मैक्सिको में पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ एंड द क्रेडिट गोज टू नॉर्मन ई बोरलॉग। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, या ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन एक साइंटिस्ट थे, राइट। इनको क्रेडिट जाता है इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन का। इन्होंने बाय द कोलैबोरेशन विथ
नॉर्मन ई बोरलॉग डेवलप सम इम्प्रूव वैरायटीज ऑफ व्हीट, जिससे कि व्हीट प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा और इनको हम क्रेडिट दे देते हैं इसलिए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही इंट्रोड्यूस इम्प्रूव वैरायटी ऑफ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इम्प्रूव वैरायटीज ऑफ व्हीट को इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस्ड improved varieties of wheat, wheat की improved varieties को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंट्री में। राइट, ये बात आपको याद रखनी, राइट, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ऐसे एक होता है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन मीन्स ट्रेमेंडियस इंक्रीज इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का बढ़ना इज व्हाइट रिवॉल्यूशन। And father of white revolution in India, Curie. Curie is the father of white revolution in India. ठीक है, he developed the concept of operation flood. ऑपरेशन फ्लड का कॉन्सेप्ट इन्होंने डेवलप किया, जिससे कि कंट्री में मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, developed the concept of operation flood। ऑपरेशन फ्लड का कॉन्सेप्ट इन्होंने डेवलप किया, जिससे कि इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। तो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को अचीव कर लिया, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन को अचीव कर लिया, लेकिन इनके जो कंसिक्वेंसेस थे वो थे एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, हमने अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को हाईली एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, तो कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन, इनके जो कंसिक्वेंसेस थे वो थे, अगर मैं इनके कंसिक्वेंसेस की बात करूं तो वो था एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को तो अचीव किया हमने, व्हाइट रिवॉल्यूशन को भी अचीव किया, लेकिन उसके बदले में हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हाईली एक्सप्लॉइट किया, जो कि हमें नहीं करना था। राइट, हमें ये बात भी याद रखनी है, माइंड में ये रखना है कि हमें सिर्फ फूड डिमांड बढ़ाने से मतलब नहीं है, सॉरी फूड प्रोडक्शन बढ़ाने से मतलब नहीं है, साथ के साथ हमें नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना है। राइट, तो इसलिए हम उन सभी टेक्निक और उन सभी मेथड का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि इम्प्रूव भी हो सके, इम्प्रूवमेंट भी हो सके प्लांट्स का, या फूड प्रोडक्शन भी इम्प्रूव हो सके और नेचर एक्सप्लॉइट ना हो। राइट, तो उसी के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स की मैं बात करता हूँ। क्रॉप्स के इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो क्रॉप्स मीन्स प्लांट्स। जितने भी फूड हम ऑब्टेन करते हैं, चाहे वो आप एनिमल फूड ऑब्टेन करते हैं या फिर प्लांट फूड ऑब्टेन करते हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हम फूड प्लांट से ही ऑब्टेन करते हैं। वी ऑब्टेन द फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। So we obtain the food, we always obtain the food directly or indirectly
और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट्स से हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स हैं जिनसे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड ऑब्टेन करते हैं, राइट, इसमें दो टाइप के प्लांट्स आते हैं, ठीक है। प्लांट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड ऑब्टेन इसलिए करते हैं कि प्लांट जो है कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे हैव टेंडेंसी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड in the presence of sunlight and they perform photosynthesis. Synthesize their own food. अपना खाना खुद बनाते हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को भी ये परफॉर्म करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस को ये परफॉर्म करते हैं, इसलिए वी ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड फ्रॉम दी प्लांट्स। हम प्लांट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड ऑब्टेन कर लेते हैं, राइट, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो प्लांट्स है, ये जो क्रॉप्स हैं, ये क्रॉप्स से हमें क्या क्या मिलते हैं? दीज आर एनर्जी सोर्स, ये मे बी एनर्जी सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन सोर्स भी हो सकते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स भी हमें इनसे मिलते हैं। तो एनर्जी जो सोर्स हमारे पास है वो है कार्बोहाइड्रेट, और ये जो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है लाइक व्हीट, लाइक मेज, राइस, मिलेट्स, ये सभी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के गुड सोर्स हैं, ठीक है। हमारी जो बेसिक डिमांड होती है बॉडी की वो होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये सभी हमारी बॉडी की मेन डिमांड है। तो एनर्जी सोर्स के लिए हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है वी ऑब्टेन फ्रॉम व्हीट, मेज, राइस एंड मिलेट, इन सभी से हम ये ऑब्टेन करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं प्रोटीन सोर्स की, जो प्रोटीन सोर्सेज हैं इसमें आती हैं पल्सेस, इसमें मेनली पल्सेस दालें आती हैं, ग्राम, सोयाबीन, ये सभी प्रोटीन सोर्सेज हैं, ठीक है, राइट। जिससे कि हमारी बॉडी की मसल्स बिल्डिंग का काम होता है। प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं ये हम किससे ऑब्टेन करते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स वी ऑलवेज ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल एंड फ्रूट से हम विटामिन्स एंड मिनरल ऑब्टेन करते हैं। तो हमारे पास ये जो क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, दीज आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं। एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमें व्हीट, मेज, राइस, मिलेट्स, इन सभी से मिलता है। वही जो प्रोटीन सोर्सेज हैं वो हम ऑब्टेन करते हैं पल्सेस, ग्राम, सोयाबीन, इन सभी से। विटामिन्स एंड मिनरल्स हम ऑब्टेन करते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट राइट क्रॉप्स और दी फूड रिसोर्सेज, ठीक है। इसके बाद कौन सा है ध्यान दीजिए, नेक्स्ट इज ये जो क्रॉप्स है जो कि हम ऑब्टेन करते हैं ये दो टाइप की हैं, एक रबी और दूसरी खरीफ, ठीक है। रबी एंड खरीफ दो टाइप की यहाँ पे क्रॉप्स होती हैं। अगर मैं खरीफ की बात करूं, खरीफ जो है सच क्रॉप्स ग्रो बिटवीन जून टू अक्टूबर।
यानी कि बरसात के सीजन में क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। फॉर एग्जांपल पी प्लांट, पी, मेज, ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं। ग्रो बिटवीन जून टू अक्टूबर। जून से लेके अक्टूबर के महीने तक जो क्रॉप्स ग्रो कराई जाती हैं, राइट, उन्हें आप क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स दैट इज ग्रोन बिटवीन जून टू अक्टूबर। ठीक है, इसमें आपका जैसे मैंने बताया पी, मेज, इसमें को आप कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, इन सभी को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो अगली जो क्रॉप्स है वो है रबी क्रॉप्स। ठीक है, अगर मैं रबी क्रॉप्स की बात करूं तो रबी क्रॉप जो होती है ग्रो बिटवीन, ठीक है, नवंबर टू अप्रैल। ये विंटर सीजन में ग्रो होती है, मेनली इन विंटर सीजन, इनको विंटर सीजन में ग्रो कराया जाता है। वहीं खरीफ क्रॉप्स को मेनली ग्रो इन रेनी सीजन। ये रेनी सीजन की क्रॉप्स है। ठीक है ना? तो ये बात आपको याद रखनी है। सो दिस इज अबाउट टाइप ऑफ क्रॉप्स, रबी एंड खरीफ, राइट। अब यहां पे हम बात करते हैं मेजर स्टेप्स इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के जो मेजर स्टेप्स हैं उनकी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। मेजर स्टेप्स इन क्रॉप प्रोडक्शन, स्टेप्स इन क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ पे जो मेजर स्टेप्स क्रॉप प्रोडक्शन के कौन कौन से मेजर स्टेप्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप होगा वो कौन सा होगा और सबसे जो लास्ट वाला स्टेप होगा वो कौन सा होगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो जो मेजर स्टेप्स इन क्रॉप प्रोडक्शन है, इसमें सबसे पहले हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ लैंड। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? प्रिपरेशन ऑफ लैंड। एक बार ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्टेप्स जानने बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, है ना, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ लैंड किया जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारे स्टेप्स हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ लैंड। हमें लैंड प्रिपेयर करना होता है, लैंड को फर्टाइल बनाना पड़ता है। यू नो, जैसे आपने देखा होगा जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, हल चलाते हैं, है ना, मिट्टी को खोदते हैं, मिट्टी को ऊपर की जो लेयर है वो जो टफ हो जाती है उसको सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लैंड। सेकेंड स्टेप, जब आप लैंड प्रिपेयर कर लेते हैं, इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो आता है सॉइलिंग ऑफ सीड्स। आप उस लैंड में सीड्स को सॉइंग कर देते हैं। सॉइंग ऑफ सीड्स मतलब सीड को बोने का जो काम करते हैं, उसके बाद वाला स्टेप है। इसके बाद हम सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आफ्टर सोइंग द सीड, राइट, हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस्ड द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं टू इंप्रूव सॉइल क्वालिटी, टू इंप्रूव सॉइल क्वालिटी। सॉइल क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए वी नीड टू इंट्रोड्यूस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को हम ऐड कर देते हैं जिससे कि सॉइल जो है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इरिगेशन यानी कि सिंचाई करना बहुत जरूरी है। प्लांट्स की जो मेन डिमांड होती है वो वाटर होती है। बिना वाटर के प्लांट प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, उसकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद आप इरिगेशन यानी कि सिंचाई भी करते हैं, उसके अंदर पानी भी डालते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप क्या करते हैं कि प्लांट्स में क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में बीमारियां लग जाती हैं, यानी कि और कुछ प्लांट्स को कंज्यूम कर लेते हैं पेस्ट और इंसेक्ट्स, काफी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं प्लांट से रिलेटेड। तो आप क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या है,
prevent the pests and insects, right? इसके अलावा protect the crops from bacteria, fungi and virus. इन सब से आप क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट एंड इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? क्रॉप्स को बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस इन सभी से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके लिए आप कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का आप इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि क्रॉप्स को इन सभी प्रॉब्लम से बचाया जा सके और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके। अब प्रोडक्शन होने के बाद जो अगला स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 7, दैट इज हार्वेस्टिंग। इसके बाद क्रॉप्स की आप कटाई करते हैं यानी कि हार्वेस्टिंग करते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन इज, राइट, इसके बाद सबसे लास्ट में आप हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज करते हैं, उस क्रॉप को आप स्टोर कर लेते हैं, राइट? सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के ये मेजर स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप क्रॉप्स का प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है कि आप क्रॉप प्रोडक्शन को तो ये सभी स्टेप फॉलो करके बढ़ा सकते हैं। अब क्रॉप्स की जो वैरायटी है, सुपीरियर वैरायटी के इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या करेंगे? तो अबाउट द क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।